गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो ऑलरेडी मेरे अपने पेड वीडियो वाले कोर्स में पढ़ा चुका हूं। आज जो मैं यहां इस टॉपिक से करने जा रहा हूं उससे आपकी धार और बढ़ेगी, आपकी क्वेश्चंस करने की क्षमता और बढ़ेगी, आपकी क्वेश्चन समझने की क्षमता और बढ़ेगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है मनी एंड बैंकिंग। आपके यूजीसी नेट का एक अहम सिलेबस का अहम हिस्सा है। तो बिना देर करते हुए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको यदि उसके सिलेबस के बारे में पता है तो आपने देखा होगा यहाँ पे मनी आता है, राइट। मनी ही इस पूरे चैप्टर का वो है। मनी में यदि हम बात करें तो इसमें आपके पास यहाँ पे जाएं तो आपके पास क्या आता है, डिमांड आता है, राइट, यानी मनी डिमांड। मनी डिमांड में आपके पास तीन टॉपिक यानी तीन थ्योरी है हमारे पास। दैट इज कीन्स की थ्योरी है, राइट, कीन्स की थ्योरी है। दूसरा है आपके पास बोमल टॉबिन, राइट, बोमल्स टॉबिन एंड तीसरा है आपके पास पोर्टफोलियो अप्रोच, राइट। ये तीन टॉपिक है। इसके बाद इसी में आपको यहां पे सप्लाई यानी मनी सप्लाई कि यदि हम बात करें तो मनी सप्लाई में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है आपका सेंट्रल बैंक और दूसरा है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक आप जानते हैं गार्डियन होता है अपने किसी भी मॉनेटरी सिस्टम का। तो यहां पे आपके पास है सेंट्रल बैंक, राइट, सेंट्रल बैंक। एंड दूसरा है इसका क्या है, कमर्शियल बैंक। ये देख लीजिए। यहां पे यदि आप आए, मैं इसके सबके क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसका आप फ्रेमवर्क बताना चाहता हूं कि आप लोगों को दिमाग में आ जाए। यहां पे यदि हम बात करें तो यहां आपको डेफिनेशन आता है, दैट इज डेफिनेशन मनी का आता है। मनी के आपके पास यहाँ पे फंक्शन आता है, राइट, फंक्शन आता है। मनी के आपके पास टाइप्स आते हैं और यहीं पे आपका वाई मनी रिक्वायर्ड होता है, राइट। एक ये होता है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके पास डेफिनेशन, फंक्शन, टाइप्स और फिर इसका आपके पास वाई एंड ओरिजिन यहीं पे आता है आपके पास, राइट। मनी का ओरिजिन कैसे हुआ। अब ये आपने देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसमें ही मनी में ही आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट आता है। फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास यहां होता है मनी मार्केट, राइट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इन सब के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। कैपिटल मार्केट ये आपका पूरा मनी एंड बैंकिंग का पूरा सिलेबस है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख लीजिए यहां पे कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सी, इससे क्वेश्चंस देखिए। जैसे आपको मनी से क्वेश्चन पूछता है कि मनी क्या होता है, मनी के दो फीचर्स बताइए। तो आपको बताया गया है कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एंड हैव लीगल टेंडर एंड एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
याद है आप लोगों को, हमने आपको अपने पेड वीडियो में बताया है। तो दो फीचर यहां पे कौन कौन हो सकते हैं मनी के, उसमें लिस्ट आउट हुआ होगा, चार दे देगा और बताएगा इसमें दो मनी के फीचर्स कौन कौन से। तो जो मैंने डेफिनेशन बताया है उससे साबित तीन फीचर उसके साबित हो रहे हैं। एक तो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा लीगल टेंडर होना चाहिए, एंड तीसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने अभी सुबह ही देख रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद मनी से ही क्वेश्चंस आ जाएगा कि आपके पास इसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से आपके पास नियर मनी कौन सा है। नियर मनी मतलब मनी के जैसा हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आपका गोल्ड भी नियर मनी में आता है, आपके पास जमीन है वो भी नियर मनी में आता है, आप क्योंकि उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास बॉन्ड है, आपके पास शेयर्स हैं, उसको भी आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड नियर मनी। इसी तरह के आपके पास जो क्वेश्चंस आता है ब्रॉड मनी एंड नैरो मनी में, कि ब्रॉड मनी क्या है, नैरो मनी क्या है। अभी हम इसी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपके पास। तो ब्रॉड मनी क्या है? ब्रॉड मनी में आपके पास जैसे कि कैश इंक्लूड होता है, आपके पास रिजर्व इंक्लूड होता है, गोल्ड इंक्लूड होता है, आपके पास शेयर्स एंड बॉन्ड्स इंक्लूड होते हैं, वो सारे ब्रॉड्स में आ जाते हैं। नैरो मनी में आपके पास क्या होता है? जो बहुत नैरो होता है, यानी उसको इमीडिएटली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो कैश और दूसरा डिपॉजिट। कैश आपके पास है, दैट्स अ लिक्विड, मोस्ट लिक्विड, एंड आपका डिपॉजिट है बैंक खुलते ही, या आप एटीएम से या फिर पे फोन से या फिर गूगल से किसी भी उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इट्स कॉल्ड द नैरो मनी और मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वाई, यहां पे आपने देखा, हमने आपको बताया कि यहां पे वाई क्या है? वाई डू वी नीड मनी? हमें मनी की जरूरत क्यों है भाई? आप जानते हैं मनी की जरूरत क्यों है? तो वो जो क्वेश्चंस हैं आपके फंक्शन से आते हैं, यानी इट एक्ट एज ए मीडियम एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी। एंड सबसे बड़ा जो उसका जरूरत है, दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ फेस्ड इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? आपको याद होगा बार्टर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है बार्टर सिस्टम क्या है, यानी जब एक गुड दूसरे गुड से एक्सचेंज किया जाता है तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। यानी वहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, वहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसे हम बार्टर सिस्टम क्या बोलते हैं, राइट। अब यहां पे सुबह में देखता है क्वेश्चन कि बार्टर, 3-4 ऑप्शन दे दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि इसमें से बार्टर सिस्टम क्या है ये आप बता दीजिए मेरे को। सो उसमें जो आंसर था वो था कि मनी व्हेन गुड इज एक्सचेंज फॉर अदर गुड इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। वो बार्टर सिस्टम का सिस्टम था। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ओरिजिन, इसका ओरिजिन भी वही बार्टर सिस्टम से ही आता है कि बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ये क्या था? आपको पेड वीडियो मैंने पढ़ाया है इसको, थोड़ा सा इसको यहां भी बताया था मैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, सपोज कि मैं पढ़ाता हूं और मैं पढ़ाने के लिए मेरे पास टैलेंट है और मुझे खाना खाना है, तो मुझे किसी ऐसे आदमी को ढूंढने की जरूरत है जो मुझसे पढ़ना चाहता है और इन रिटर्न वो मुझे खाना देने को तैयार है। इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में और भी प्रॉब्लम थी, इंडिविजिबल, यानी गुड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो इन सब चीजों को लेकर के लोगों में वो आया
और लोगों ने इन्वेंट किया मनी। इनिशियली मनी किसी कमोडिटी के टर्म्स में था, से गोल्ड था, सिल्वर था। इंडिया में जो हिस्टोरिकली जो कैश जो मनी यूज होता था वो था सिल्वर। इसके पहले बहुत सारे फॉर्म्स हुए हैं मनी के, बट आप क्वेश्चंस में देखिएगा, क्वेश्चंस आता है कि इंडिया में हिस्टोरिकली कौन सा कमोडिटी एज ए मनी यूज किया जाता था, वो आपको देखना है, वो आपको ध्यान रखेगा। तो दैट वाज कॉल्ड सिल्वर। क्वेश्चंस आता है सिल्वर, और सिल्वर को हम कमोडिटी मनी के नाम से जानते हैं। अब यहां पे दो चीजें आती है, कमोडिटी मनी एंड फिएट मनी। अब यहां पे मैं लिख भी देता हूं उसको। कमोडिटी मनी, यहां पे यदि बात करें हम तो कमोडिटी मनी देख लीजिए, यहां पे ये थोड़ा लीक कर रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दीजिए, ये पेन लीक कर रहे हैं, मैं ब्लू से ही लिख लेता हूं। कमोडिटी मनी में आपको मैं बताऊं यहां पे, दैट इज कमोडिटी मनी क्या था, ये देख लीजिए। यानी जो कमोडिटी हम एज ए मनी यूज कर रहे हैं उसका अपने आप में उतना वैल्यू था, उसको हम कमोडिटी मनी कहते हैं। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर यहां पे था, राइट, सिल्वर। और इसी तरीके का एक और यहां पे आता है आपके, कॉल द फिएट मनी। फिएट मनी ये क्या है, ये ध्यान रखिएगा। फिएट मनी बेसिकली क्वेश्चंस में आता है कि फिएट मनी क्या है। तो फिएट मनी में अपनी, जैसे कि हम 500 रुपीज का नोट्स जो है, या 2000 रुपीज का नोट्स, या 100 रुपीज का नोट, या 50 रुपीज का नोट्स जो हम यूज करते हैं, उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। उस पेपर की वैल्यू हम इसलिए देते हैं बिकॉज कि वो लीगल टेंडर होता है, वो लीगल टेंडर होता है, राइट। सो यहां पे फिएट मनी में जो आपके पास कैश, आपके पास बोल सकते हैं, आपके पास मॉडर्न मनी बोल सकते हैं इसको, राइट, मॉडर्न मनी इसको बोल दीजिए, राइट, मॉडर्न मनी है ये। फिएट मनी इज द मॉडर्न मनी जो आप कैश यूज करते हैं, ठीक है। तो कमोडिटी मनी सिल्वर होता है, फिएट मनी जो आज आप यूज करते हैं। फिएट मनी का मतलब मेरे पास ये है कि उस कमोडिटी, जो कमोडिटी यानी पेपर आज हम जो यूज कर रहे हैं, उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है अनलेस गवर्नमेंट गवर्नमेंट को लीगल टेंडर ना उसको कर। जैसे आपको याद होगा 2016 में 8 नवंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक से रात को 8 बजे अनाउंस करते हैं कि कल से 500 के और 1000 के नोट वैलिड नहीं होंगे। यानी उन्होंने लीगल टेंडर हटा लिया। अब वो कागज का टुकड़ा बन गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन यदि वही आपकी कमोडिटी मनी होती तो सिल्वर की वैल्यू होती। तो यहां पे वो फिएट मनी होता है। आप समझ गए फिएट मनी क्या है और आपके पास कमोडिटी मनी क्या है। सो इस तरीके से आपने फंक्शन देखा, ओरिजिन देखा। इस तरीके डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको हमारे पेड वीडियो पे उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय में, इतना कम समय में ये आपको मैं पूरा नहीं समझा सकता हूं, पूरा मनी इन बैंकिंग नहीं समझा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड आपको बताया था मैंने अभी कि डिमांड क्या है। बेसिकली डिमांड फॉर मनी क्या है। तो डिमांड फॉर मनी इज बेसिकली कुछ नहीं बट आप अपने इनकम का कितना परसेंट अपने पास होल्ड करते हैं, उसे हम डिमांड फॉर मनी कहते हैं। यानी आप अपने पास कितना कैश होल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। और उसको अलग अलग लोगों ने एक्सप्लेन किया है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। जैसे कीन्स ने क्या बोला, कीन्स ने बताया कि डिमांड फॉर मनी जो है, डिमांड फॉर मनी है वो आपके पास
रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम का फंक्शन होता है। कहने का मतलब ये कीन्स के अकॉर्डिंगली यदि हम बात करें, कीन्स के अकॉर्डिंगली यानी कीन्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, दैट इज कॉल्ड मनी डिमांड इज इक्वल्स टू KY माइनस HR। यहां पे K एंड H दोनों कोफिशिएंट है, राइट। इनकम बढ़ने से आपका मनी डिमांड बढ़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से मनी डिमांड घटेगा। उसका रीजन भी कीन्स ने दिया कि इनकम बढ़ता है तो उससे आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ती है। यानी आपके सपोज आज हमारे पास इनकम से अब बहुत कम है, से आप हम लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा लेते हैं, तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो ट्रांजैक्शन जो हर महीने हम ट्रांजैक्ट करते हैं वो उसी के प्रोपोर्शन में कम हुआ। लेकिन कल को यदि हमारी इनकम बढ़ जाती है, से 5 लाख 10 लाख हो जाती है हमारी इनकम, तो उस केस में आपका जो हमारे पास ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होगा वो बढ़ जाता है। यानी हमारी उसी प्रोपोर्शन में अब हमारी कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की चीज़ें बढ़ने लगती है सारी। तो इसलिए हम कैश ज़्यादा होल्ड करते हैं उस केस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से आपकी डिमांड फॉर मनी घटती है, ये कीन्स ने बोला, क्योंकि लोगों की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं रादर दैन कीपिंग कैश इन देयर हैंड। यानी अपने पास कैश रखने से उनको इन्वेस्ट करना बेटर लगता है या बैंक में रखना बेटर लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, यार बैंक में रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा हमें, रादर दैन तकिए के नीचे पैसे रखने से। तकिए के नीचे पैसे रखें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपके पास बोमल्स ने बताया कि ये बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच बताता है। बोमल्स क्या बताते हैं? बोमल्स बताते हैं, बोमल्स कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच है। इनके अकॉर्डिंगली ये है कि ये दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं एक बार थोड़ा देखता हूं, हाँ दिख रहा है। इनके अकॉर्डिंगली ये है कि जो कंज्यूमर का या किसी भी इंडिविजुअल का पैसे होल्ड करने का, यानी डिमांड फॉर मनी, इनके अकॉर्डिंगली आपके पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी शू लेदर कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो डिपेंड करता ही करता है आपके पास, यानी बैंक में कितनी बार आप वापस जाते हैं, कितनी बार ट्रांजैक्ट करते हैं लिक्विड मनी। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स में यहाँ बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा डिटेल्स में यहाँ बताऊँगा इसको। बेसिकली इनके अनुसार डिमांड फॉर मनी जो है, जो मनी डिमांड है, मनी डिमांड जो है इसके अनुसार वो जो है उस पर डिपेंड करता है। किस पे? आपके पास आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। वो तो कीन्स ने भी बोला था और इन्होंने ही बोला। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अब ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सपोज के आपके पैसे बैंक में रखे हुए हैं या फिर आपके पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है या आपके पैसे कहीं आपने फ्लैट खरीद के छोड़ दिया है। इन तीनों का एक ही मतलब है। सपोज कि आपके पैसे बैंक में है, वो आपका डिमांड फॉर मनी नहीं है। आप बैंक जाएंगे, जा करके बैंक जाने में आपको टाइम लगता है, और यदि आप ऑटो से जाते हैं या फिर अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं या अपनी कार से जाते हैं तो पेट्रोल लगता है, टाइम लगता है। प्लस बैंक में आप लाइन में लगते हैं, वो भी एक कॉस्ट है। तो पेट्रोल का खर्चा, कॉस्ट का खर्चा, ये सब खर्चा है, यानी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आता है। और कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि जितनी बार आप विड्रॉ करेंगे या जितनी बार आप डिपॉजिट करेंगे उस पर कुछ टैक्स लगा देती है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा तो पब्लिक बार बार बैंक नहीं जाएगी और एक ही बार वो अपना पैसा निकाल के लेके आएगी। ये भी आपके डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट करता है।
इसके बाद आपके पास इनकम अफेक्ट करता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट अफेक्ट करता है, एंड इसके बाद क्या अफेक्ट करता है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अफेक्ट करता ही करता है। तो इनके यानी बोमुल्स के अनुसार ये चीजें अफेक्ट करती है। अब इन सब चीजों को कैसे अफेक्ट करती है ये तो मैं यहां थोड़ा सा ही बता पाऊंगा, बाकी कंप्लीट के लिए आपको मेरे पेड कोर्स पे जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो अप्रोच, इससे भी क्वेश्चंस आता है, ये ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो अप्रोच बताता है कि आप जो पब्लिक है, जो इंडिविजुअल है, जो इकोनॉमिक एजेंट है, वो अपना पैसा सिर्फ कैश में ही नहीं रखता है, रादर बल्कि वो डिफरेंट एसेट्स में डिवाइड करके रखता है। क्यों? चालाक होता है, वो जानता है कि एक में लॉस होगा तो दूसरे में प्रॉफिट होना है, तो इसलिए उन्होंने पोर्टफोलियो बना दिया है। यानी टोटल जो आपकी इनकम है उसको कुछ इन्वेस्ट में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, कुछ आपने कुछ का घर खरीद लिया, कुछ आपके पेंशन फंड में डाल दिया, इस तरह से अलग अलग पोर्टफोलियो में उन्होंने बताया है। तो पोर्टफोलियो के अनुसार उन्होंने बताया कि जो डिमांड फॉर मनी है वो आपके पास रिटर्न्स ऑन बॉन्ड, रिटर्न्स ऑन स्टॉक, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोमुल्स वाला जो है, बोमुल्स का थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बोमुल्स का जो मॉडल है, बोमुल्स का जो मॉडल है, बोमुल्स का जो मॉडल है उनके अनुसार मनी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ रिटर्न्स ऑन बॉन्ड, रिटर्न्स ऑन स्टॉक, आपके पास इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे भी डिपेंड करता है। उनका कहना था कि यदि रिटर्न्स ऑन बॉन्ड बढ़ेगा, यानी बॉन्ड से रिटर्न ज्यादा आता है, तो पब्लिक अपने पास पैसे कम रखेगी, ज्यादा बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। सिमिलरली यदि स्टॉक में ज्यादा रिटर्न आता है तो वही स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी, अपने पास कम रखेगी। यानी मनी डिमांड कम होगा जब आपका रेट ऑफ आपका रिटर्न्स ऑन स्टॉक बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी डेफिनेटली बढ़ना है, वो ट्रांजैक्शन डिमांड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी वही बात कहता है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी कम होगा। तो इस तरीके से ये डिमांड, इसी तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेसिफाई कर देगा कि पोर्टफोलियो के अनुसार यदि रिटर्न्स ऑन बॉन्ड बढ़ता है तो नीचे दिए गए जो जो ऑप्शन है उसमें से क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आप यहां देखें सप्लाई। सप्लाई में दो चीजें होती हैं आपके पास, एक तो होता है आपका सेंट्रल बैंक, दूसरा है कमर्शियल बैंक। ये देखिए सेंट्रल बैंक और दूसरा है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक यहां पे जो है गार्डियन होता है आपकी, जहां भी आप सेंट्रल बैंक चूंकि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज होता है, इंडिया में आरबीआई है, और ये जो है मनी सप्लाई को कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, आपके पास सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन सब से को यूज करके वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, इन सब को यूज करके आपके पास क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे अब मैं इसको मिटाता हूं, इसको थोड़ा आप लोगों को जगह नहीं है हमारे पास इसलिए। अब देखिए मनी सप्लाई वाले सेक्शन में आपके पास बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे आपको सेंट्रल बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि सीआरआर, आपके पास एसएलआर, बैंक रेट,
बैंक रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये किस तरीके से मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? आप ये बता सकते हैं आप लोग किस तरीके से अफेक्ट करते हैं? सीआरआर क्या होता है? सीआरआर बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व रखता है। सपोज कि 10% रिजर्व रखता है। इंडिया में अभी कम है, मुझे लगता है कि 4-5%, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। तो उस केस में यदि आपके पास यदि सीआरआर बढ़ जाता है, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है, तो क्या होगा? सपोज कि बैंक में 100 करोड़ का डिपॉजिट है और सीआरआर 10% है, मान लेते हैं, तो वो 90 करोड़ से ही बिजनेस करेगा, यानी 90 करोड़ को ही लोन दे पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे एसएलआर है, बैंक रेट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, बट मैं पहले यहाँ पे सीआरआर बता रहा हूँ। यदि सीआरआर यहाँ पे 10% है तो वो 90 करोड़ से ही बिजनेस कर पाएगा। और सपोज कि सीआरआर आरबीआई बढ़ा देती है या सेंट्रल बैंक बढ़ा देती है, सपोज कि 10 से 15% कर दिया, तो बैंक के पास बिजनेस करने के लिए सिर्फ 85 करोड़ रह जाएगा, है ना? तो अब 85 करोड़ के पास में, तो यानी मनी सप्लाई वो मार्केट में कम करेगा, यानी लोन वो कम देगा, क्रेडिट कम देगा वो, राइट? इसी तरीके से आपके पास एसएलआर है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है? ये बेसिकली बैंक का जितना डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट बैंक को आरबीआई द्वारा स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स में रखना होता है। अब वो आरबीआई क्या स्पेसिफाइड करती है, उसमें जनरली आपके पास गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है, गोल्ड होता है, इस तरीके का बहुत सारी चीजें स्पेसिफाइड करती है कि आप अपने डिपॉजिट का इतना परसेंट इन एसेट्स में रखिए, तो वो एसएलआर। तो वहां पर भी सेम, जैसे सीआरआर बढ़ा देगा तो लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक कम हो जाएगा, सिमिलरली एसएलआर बढ़ा देगा तो लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक घट जाएगा और वो लोन कम देगा, मनी सप्लाई कम होगी। ठीक है, अब आता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट बेसिकली एक ऐसा रेट जिस पे आरबीआई या सेंट्रल बैंक यदि कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ता है तो उस पे वो लोन देता है। मैं फिर से बताता हूं, यानी बैंक रेट एक ऐसा रेट जिस पे आरबीआई या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अब देखिए, यदि बैंक रेट बढ़ता है तो क्या होगा? बैंक रेट बढ़ेगा तो मतलब बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक बिकम एक्सपेंसिव। अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा तो वो फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा लोन देने के लिए। जब लोन देने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो अब आपकी डिमांड कम हो जाएगी। यानी सपोज कि मुझे 3% पे लोन मिल रहा है तो मैं ले लूंगा, लेकिन कल को 4% पे 5% पर लोन मिले तो मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगा, थोड़ा कम, यानी इतने में ही काम चला लूंगा, मुझे लोन की जरूरत थोड़ा कम होगी। तो यानी हम लोन की डिमांड कम करेंगे तो मनी सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी। सिमिलरली मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, यानी आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, राइट, और आपको से उस बिजनेस में 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आरबीआई का गाइडलाइंस होता है या सेंट्रल बैंक का गाइडलाइंस होता है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स है 10, 15 या 20% अपना खर्च करेगा, बाकी बैंक लोन देगी। जैसे आपने देखा होगा घर खरीदने के टाइम 80% लोन फाइनेंस हो जाएगा, यानी जो 10% है वो बायर इन्वेस्ट करेगा, उसमें 10% है या 20% है वो इन्वेस्टर्स अपने पास से इन्वेस्ट करेगा, तब वो बैंक लोन देगी। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट यदि बढ़ता है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि सपोज पहले 10% पे 10% अपने पास लगाता था
इन्वेस्टर्स लगाता था। अब यदि बोलता है कि ठीक है नहीं, अब आपको 15% लगाना पड़ेगा, तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, मनी सप्लाई घटेगा। तो यदि 15% लगाना होगा तो उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 15% लगाने के लिए इच्छुक नहीं है। जब इच्छुक नहीं है तो उतना वो लोन नहीं लेंगे, तो मनी सप्लाई घटेगा उस केस में। ये तो हमने आपको मनी डिमांड एंड मनी, इन सब का ध्यान रखेगा। CRR क्या आता है, SLR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन में पूछता है। अब आपके पास आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में अब मैं यदि आपसे बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास, फाइनेंशियल मार्केट में आपको मैंने बताया था अभी कि यहां पे मनी मार्केट होता है, राइट। मनी मार्केट हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म फंड का होता है, शॉर्ट टर्म फंड का होता है, राइट, शॉर्ट टर्म होता है। एंड कैपिटल मार्केट जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, लॉन्ग टर्म फंड होता है, लॉन्ग टर्म फंड होता है। और इसको चूंकि अब ये बड़ा वीडियो हो रहा है, अब मैं इसको यहीं पे खर्च करूंगा, खत्म करूंगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से मैंने आपको यहाँ समझाया है कि वो यदि एक एक चीज़ आप याद रखें तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। और चूंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरा हक बनता है आप पे कहने, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो वाला जो बेल आइकन है वो भी दबाइए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।